बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा फाउंडेशनल इंग्लिश का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक पैराग्राफ करेंगे पैराफ्रेजिंग का और उससे इंग्लिश सीखने की हम कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ हमने पिछले लेसन में एक्टिव वॉइस के फार्मूलाज किए थे, तो इस लेसन के अंदर हम पैसिव वॉइस के फार्मूलाज करने की कोशिश करेंगे और उन फार्मूलाज से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश में इंग्लिश को किस तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश को लिख सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि हम अच्छी इंग्लिश लिखें और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो अगर आपको हमारा ये लेसन अच्छा लगे, ये हमारे लेक्चर्स अच्छे लगें, तो आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को भी दबा सकते हैं ताकि आने वाली अपडेट के साथ आप जुड़े रहें और आपको पता चले कि कौन कौन से नए लेसन्स अपलोड हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं, लेसन को हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से पैसिव वॉइस में जो नंबर ऑफ फार्मूलाज होते हैं वो कम होते हैं एज़ कंपेयर टू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में होता ये है कि नंबर ऑफ फार्मूलाज कितने होते हैं, वो 12 होते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर। हाउएवर इन पैसिव वॉइस के अंदर जो नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 8 नंबर ऑफ फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस के अंदर हमारे पास 4 फार्मूलाज हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस जो है उसमें पैसिव वॉइस नहीं होता। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के जितने भी टेंसेस होते हैं उनके अंदर नो पैसिव वॉइस जो है उसका कोई फ़िक्रा बनता ही नहीं है, पैसिव वॉइस का फ़िक्रा नहीं बनता। अगर हम पैसिव वॉइस को देखें तो पैसिव वॉइस के अंदर जो सिंपल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होती है उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट आप पहले लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ होनी होती है। हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट हो जाते हैं डिफरेंट टेंसेस के अंदर, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंट होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में डिफरेंट होगा, कॉन्टीन्यूस के प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंट होगा। लेकिन एक बात तय है, एक फार्मूला तय है कि जितने भी फार्मूला आपके होंगे उसमें जो वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म ही लगेगी हमेशा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। जब भी पैसिव वॉइस का फिक्र हो तो आपने वर्ब की आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो हम फार्मूलाज को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पिछले लेसन में क्या किया था, हमने पिछले लेसन के अंदर करने की कोशिश की थी, फार्मूलाज करने की कोशिश की थी एक्टिव वॉइस की। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि ऑब्जेक्ट आप पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद इज़, एम और आर लगा के सिंपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक इज़ रिटन, इसका मतलब ये है कि एक किताब लिखी जाती है, उसकी उर्दू में पहचान क्या है, अलिफ जाती है, ठीक है। इसी तरह से अलिफ जाती थी, अलिफ जाती होगी, यानी उर्दू में पहचान हम अगर दिमाग में उर्दू का फ़िक्रा बनाएं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो फिर हम अलिफ का इस्तेमाल करके फ़िक्रा बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से वाज और वर का इस्तेमाल होता है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और फिर उसी तरह आपने आंखें बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। द बुक वाज रिटन, बुक लिखी जाती थी, वाज हो गया, पास्ट हो गया तो थी लगा देंगे। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट में द बुक विल बी होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या शैल बी होता है, तो आंखें बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, विल बी रिटन, द बुक शैल बी रिटन, सिंपल है। तो तीनों में आप अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो। तो पहले में प्रेजेंट में इज़ एम आर के साथ होता है,
उसके बाद पास्ट में वाज वर के साथ होता है थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में विल बी। विल और शैल अकेला नहीं लगाना जैसे एक्टिव वॉइस में होता है, यहाँ पे आपने विल बी का इस्तेमाल करना है फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, अगर हम कॉन्टिन्यूस के फार्मूलाज की बात करें तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता ये है कि हम इज़ उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें पता है कि पैसिव वॉइस में यूज़ करनी ही करनी है, साथ में हम बीइंग का इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पे हमने दो बनाने हैं क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस तो बनता ही नहीं है पैसिव वॉइस में, तो फिर हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बीइंग अगर हम लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो पैसिव वॉइस हो जाता है। द बुक इज़ बीइंग रिटन, किताब लिखी जा रही है। किताब लिखी जा रही है, एक ख़ास किताब है जो लिखी जा रही है। इसी तरह से द बुक वॉज बीइंग रिटन, किताब लिखी जा रही थी। किताब लिखी जा रही थी, सॉरी बुक इधर आना है, बुक वॉज बीइंग रिटन। ठीक है, या अगर प्लूरल होगा आपका ऑब्जेक्ट तो फिर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। परफेक्ट के टेंसेज में क्या होता है, परफेक्ट के टेंसेज में हैज़ हैव के साथ आप बीन ज़रूर लगाते हैं। परफेक्ट के सारे टेंसेज अगर पैसिव वॉइस के होंगे तो उसमें आपने बीन ज़रूर लगाना। आई हैव बीन इट, बुक हैज़ बीन रिटन, सॉरी ये यहाँ पे आपने बुक लगाना है, ये मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो बुक लगाना आपने। बुक हैड बीन रिटन, बुक लिखी जा चुकी थी, जब हैड आ गया तो पास्ट में, बुक लिखी जा चुकी थी, अलिफ चुकी थी। ठीक है, बुक लिखी जा चुकी है, द बुक हैज़ बीन रिटन। ठीक है, अगर प्लूरल हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो हैव हो जाएगा, और पास्ट में तो हम अकेला हैड यूज़ करते हैं। फ्यूचर में अगर हम ये कहते हैं कि द बुक है वो लिखी जा चुकी होगी, द बुक विल हैव बीन रिटन, विल हैव बीन, यानी फ्यूचर में हम जो है वो हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव के साथ बीन लगा देते हैं, और उसी तरह से कंटिन्यूस में इज़ एम आर, या पास्ट होगा तो वाज वर के साथ बीइंग लगा देते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले फिक्रात में हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म सिंपल, वाज वर का थर्ड फॉर्म और विल बी और शैल बी का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो अब की ये है कि इन फ़िक्रात की जितनी प्रैक्टिस हो सके आप करें, दिन रात इनको रिपीट करते जाएं, ताकि आपके जो नेचुरल मेंटल पैराडाइम है उसके अंदर ये इम्बाइब हो जाएं ये कंसेप्ट, और उसको उन इम्बाइब होने के बाद क्या हो, वो जो कंसेप्ट हैं वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आए, और आपको इन फार्मूलाज को रिकलेक्शन करने की या फिर रिकॉल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और आप उनको यूज़ कर लें बगैर किसी मुश्किल के। अब पैसिव वॉइस के फ़िक्रा हम देखते हैं, एक और फ़िक्रा उनके एग्जांपल देखते हैं। ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 हैं। हमने कहा कि पैसिव वॉइस में जो टोटल फार्मूलाज होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, और एक्टिव वॉइस में 12 होते हैं। ठीक है, द एनिमल्स आर ट्रीटेड इन दिस हॉस्पिटल, एनिमल्स जो हैं वो जानवर जो हैं वो ट्रीटेड किए जाते हैं, उनका इलाज किया जाता है इस अस्पताल में। ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, अलिफ जाता है, फिर उसी तरह अलिफ जाता था, अलिफ जाता होगा। ठीक है, ये 3 पहले सेंटेंसेस बन गए। हम इसको देखते हैं, एनिमल्स वर ट्रीटेड, क्योंकि ये एनिमल्स आ गया तो यहाँ पे वर आ गया, वर ट्रीटेड इन दिस हॉस्पिटल, जानवरों का इलाज किया जाता था। एनिमल विल बी ट्रीटेड इन दिस हॉस्पिटल, क्या एनिमल्स का इलाज किया जाएगा। ठीक है, एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड इन दिस हॉस्पिटल, एनिमल्स का इलाज किया जा रहा है, अलिफ रहा है, फिर उसी तरह से अलिफ रहा था, और अलिफ रहा होगा होता ही नहीं है। एनिमल्स वर बीइंग ट्रीटेड इन दिस हॉस्पिटल्स, इन दिस हॉस्पिटल, एनिमल्स का यानी जानवरों का इलाज किया जा रहा था,
एनिमल्स हैव बीन ट्रीटेड, एनिमल्स का इलाज किया जा चुका होगा इन दिस हॉस्पिटल, इस अस्पताल में। एनिमल किया जा चुका है। एनिमल हैड बीन ट्रीटेड इन दिस हॉस्पिटल्स, इन दिस हॉस्पिटल, एनिमल का इलाज इस हॉस्पिटल में किया जा चुका था। एनिमल्स विल हैव बीन ट्रीटेड, तो ये बीन लगा के हमने फिक्रा बनाया परफेक्ट का। तो एनिमल्स का इलाज इस अस्पताल के अंदर किया जा चुका होगा। तो ये 8 हैं, इसकी एग्जांपल है। इसी तरह से आप न्यू फिक्रास बनाएं और फ़िक्रे बनाने के बाद, सेंटेंसेस बनाने के बाद आप किसी को चेक करवा लें तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है। क्योंकि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का मिक्सचर जब तक आप नहीं करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन ठीक नहीं होने वाला। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब कहा कि जब हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। पास्ट में हम क्या करते हैं, वाज और वर्ब लगाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है प्लस वाज एंड वर होता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने आंखें बंद करके लगा देनी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो हमारा फिक्रा बन जाता है। अगर हम ये कहें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे बनता है, तो एम बीइंग, इज़ बीइंग और आर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। और वाज और वर्ब बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं तो क्या हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस में फिक्रा बन जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में बनता ही नहीं है पैसिव वॉइस। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अगर प्लूरल होगा ऑब्जेक्ट तो हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे हैव बीन के साथ। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो फिर हम हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे बेटा, ऑब्जेक्ट पहले लगा देंगे और एंड पे फिक्रा मुकम्मल कर देंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव बीन होगा, शैल हैव बीन होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस के फिक्रे याद रहिए नहीं बनते। ठीक है, अब हम वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं। वोकैबुलरी भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप एजुकेटेड वोकैबुलरी का इस्तेमाल करेंगे तो तभी ऐसा होगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, लिखने में अच्छी होगी। अगर आप एजुकेटेड वोकैबुलरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। सो आज का पहला वर्ड है ब्रेगर्ट। ब्रेगर्ट का मतलब होता है बूस्टफुल। ही इज़ अ वेरी ब्रेगर्ट, वो एक ब्रेगर्ट आदमी है, वो बड़ा बूस्टफुल आदमी है जो अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर क्या करता है, बूस्ट करता है। अपनी अचीवमेंट्स को क्या करता है, बूस्ट करता है। अपनी अचीवमेंट्स को एडवर्टाइज करता है कि मैंने तो ये अचीव कर लिया है भाई। तो वो क्या होता है, वो प्राइमरीली क्या होता है, ब्रेगर्ट होता है। एग्रीवेट करना होता है मेकिंग वर्स। द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या पॉलिटिशियंस एग्रीवेट दी थिंग्स, यानी पॉलिटिशियन एग्रीवेट्स द थिंग्स। जो चीज़ें हैं उनको एग्रीवेट कर देते हैं पॉलिटिशियंस, यानी पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, चीज़ों को बिल्कुल वर्स कर देते हैं, जैसे वो पहले होती हैं उनसे बिल्कुल बुरा कर देते हैं। एंटाइज का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। ही शी एंटाइसेस मी, वो मुझे अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ही एंटाइसेस मी, वो मुझे अट्रैक्ट करता है, यानी वो मुझे अपनी तरफ खींचता है। बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी या बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी, अपनी खूबसूरती की वजह से। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, टू मिटिगेट करना, टू डिक्रीज पेन करना। द गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग टू एलिविएट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर। पुअर्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अडोर्न करना होता है बेटा, अडोर्न करना क्या होता है, अडोर्न करना होता है कि आप किसी चीज़ को खूबसूरत बनाते हो, एम्बेलिश करते हो, किसी चीज़ को डेकोरेट करते हो। द हाउस वाज अडोर्न्ड बाय द ऑनर, ऑनर ने अपने घर को अडोर्न किया, उसको चमकाया, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे वो खूबसूरत बन जाए। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम द स्टेट ऑफ बैलेंस। इट इज़ पॉसिबल दैट द इंटरनेशनल सिस्टम में अचीव इक्विलिब्रियम, के हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम को क्या कर ले, इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले, इक्विलिब्रियम को क्या कर ले, अचीव कर ले। एबहोर का मतलब क्या होता है, नफ़रत करना, टू हेट करना होता है। तो ही एबहोर्स पुअर, वो पुअर्स को एबहोर करता है, उनसे नफ़रत करता है। क्यों, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट हैं। ठीक है, तो आप इस तरह का एक फ़िक्रा बना सकते हैं, इस तरह यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस के अंदर। कनोट करना क्या होता है, उसका मतलब है सुजेस्ट करना। ही कनोटेड, उसने सुजेस्ट किया, दैट
कि ही शुड enroll herself in BA उसको BA की डिग्री में क्या करना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स में इनरोल करना चाहिए, उसने सुजेस्ट किया। ठीक है, इंडेवर करता है ट्राई करना, ही इंडेवर्स टू पास सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स या कोई भी एग्ज़ाम्स, ही इंडेवर्स टू रिवाइव इकॉनमी, वो इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश करता है। कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, एजाइल, एजाइल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होना। माई चाइल्ड इज़ वेरी एजाइल, मेरा बच्चा जो है वो बहुत एजाइल है। इज़ वेरी एजाइल, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एजाइल, एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी एजाइल है, या आपके पॉलिटिशियन बड़े एजाइल हैं, या चाइल्ड जो है वो बड़ा एजाइल है। तो एजाइल का मतलब होता है एक्टिव। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जो है वो ये वाले वर्ड अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर करने की कोशिश करना चाहते हैं। अब आपका दूसरा जो पैराग्राफ है वो है पैराफ्रेजिंग। हम करते हैं, हम पैराफ्रेजिंग वाला पार्ट करते हैं। पैराफ्रेजिंग से हम अपना एक्सप्रेशन बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये पैरा पढ़ते हैं, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। इट वॉज संडे, ये इतवार था। अब याद रहे कि जब भी आप संडे, मंडे या ट्यूसडे या सैटरडे या फ्राइडे लगाते हैं तो आप इनका पहला वर्ड जो है ये कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये आपने याद रखना है। हम इनका जो पहला वर्ड है, ये जो डेज ऑफ वीक हैं, एक वीक के डे हैं, उनका पहला वर्ड क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो इट वाज संडे, ये सिंपल फिक्रा है। सिंपल फिक्रा क्या है वो हम वाज वर्ब लगा के बना देते हैं, उसके साथ वर्ब की कोई फॉर्म वर्ब होता ही नहीं उसमें। अब ये एक सिंपल फिक्रा है। इट वाज संडे, इट वाज सनी, इट वाज ह्यूमिड, या वेदर की कंडीशन बताना चाहे। इट वाज 8 o'clock, 8 o'clock था, 8 का टाइम था। या इट इज़ संडे, ये संडे है। इट इज़ ट्यूसडे। हम इस तरह से सिंपल फिक्रास बनाते हैं। आई नेवर, मैं कभी भी गेट अप अर्ली ऑन संडेज़, मैं इतवार वाले दिनों को ऑन संडेज़, ठीक है, ऑन लगाते हैं संडेज़ वगैरह के साथ। आई नेवर गेट अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, कभी भी जल्दी नहीं उठता हूँ। नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं उठता हूँ। ऑन संडेज़, जल्दी मैं कभी भी संडे को नहीं उठता हूँ। आई समटाइम्स, मैं बाज़ोकात, समटाइम्स ये इसके स्पेलिंग की मिस्टेक है, समटाइम्स। स्टे, मैं स्टे करता हूँ इन बेड में। अनटिल, जब तक लंच टाइम हो जाता है। अनटिल का मतलब ये होता है कि लंच टाइम। प्राइमरीली जो अनटिल का मतलब क्या है, लंच टाइम, ठीक है। अनटिल लंच टाइम का मतलब ये लंच टाइम तक, ठीक है। अनटिल 4 सेमेस्टर्स, अनटिल 4 सेमेस्टर्स, 4 सेमेस्टर्स तक। आई विल नॉट स्टार्ट माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करूँगा, मैं अपनी रीडिंग शुरू नहीं कर दूँगा 4 सेमेस्टर तक। यानी इसका मतलब ये है कि 4 सेमेस्टर जब तक नहीं हो जाते। अनटिल का मतलब होता है जब तक, यानी लंच टाइम तक मैं स्टे करता हूँ। जब तक लंच टाइम होता है मैं तब तक स्टे करता हूँ अपने बेड के अंदर। लास्ट संडे, याद रहे कि संडे बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया और लास्ट आ गया। लास्ट की मैंने आपको पहचान बनाई थी कि जब भी लास्ट आ जाता है तो बच्चे क्या होता है, टू एंड टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा टेंस कौन सा होता है हमारा, पास्ट इंडेफिनेट होता है। और पास्ट इंडेफिनेट का हमने फार्मूला क्या लिखा था, हमने ये लिखा था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये वही इस्तेमाल हुआ। आई गॉट अप वेरी लेट, मैं पिछले संडे बहुत लेट उठा। आई लुकड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो के बाहर देखा। इट वॉज डार्क आउटसाइड, ये सिंपल फिक्रा यूज़ हुआ क्योंकि पास्ट का तो वाज लगा दिया। अगर यहाँ पे देर होता तो हम वर लगाते, ठीक है। इट वॉज डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा था। वट अ डे, ठीक है, वट अ डे, क्या दिन था। आई थॉट, ये आपने उसके अल्फाज को उसी तरह से कोट कर दिया, और क्योंकि अल्फाज में इमोशंस हैं तो हमने ये वाली चीज़ लगा दी। वट अ डे, क्या दिन था, कॉमा में बंद कर दिए, ठीक है, और उसके बाद आई थॉट लगा दिया, सही है।
तो इस तरह से हम इसको कोट करते हैं किसी के अल्फाज को। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश थी, यानी वो कह रहा है कि बाहर बारिश थी। जस्ट देन, उसके बाद ही, जस्ट देन का मतलब क्या होता है, उसके बाद। जस्ट देन आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, उसके बाद ही, यानी कोई इवेंट हुआ उसके बाद ही मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। जस्ट देन क्या होता है, उसके बाद। ठीक है, इसको आप अपने लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, अनटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और जस्ट देन का इस्तेमाल। याद रहे कि जब शुरू में हम छोटी सी चीज़ लगाते हैं तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, इन द एंड, एट, ऑनसेट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के उसको लगा करते हैं। जस्ट देन के बाद हमने कॉमा लगा दिया। द फोन या द टेलीफोन बेल रैंग, रिंग, रैंग, रंग, ये दूसरी फॉर्म यूज़ हुई और पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, इट वॉज माई आंट एलिज़ाबेथ, ये मेरी आंट एलिज़ाबेथ थी, यानी मेरी आंटी ने मुझे फ़ोन किया। ठीक है, आई हैव जस्ट अराइव्ड बाई ट्रेन, जस्ट का इस्तेमाल बेटा जब हो तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करना है। ये देखें यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है और प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हमने इस फिक्रा में किया है, आई हैव जस्ट अराइव्ड बाई ट्रेन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट किया यहाँ पे आई, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट वाद होगा तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। ठीक है, फिर जस्ट इसकी मिसाल है, जस्ट, ऑलरेडी। ठीक है, जब ऑलरेडी और जस्ट जैसे फ़िक्रा आ जाता है, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो आप हमेशा ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये दो निशानियाँ आपने याद रखनी हैं। आई हैव जस्ट अराइव्ड बाई ट्रेन, बाई ट्रेन होता है मैं बस बाई ट्रेन ही अराइव हुई हूँ। शी सैड, उसने कहा, मेरी आंटी ने कहा कि मैं अभी अभी ट्रेन आई है और मैं उसी पे अभी अभी पहुँची हूँ, यानी मुकम्मल हो गया काम, मैं पहुँच चुकी हूँ। आई एम कमिंग टू सी यू, ये देखें आप, आई आ गया, उसके साथ एम आ गया और वर्ब की ING वाली फॉर्म, तो ये क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। आई एम कमिंग टू सी यू, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये देखें ये फ़िक्रा क्या हो गया, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव बना दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या बनाया हमने, इंट्रोगेटिव बनाया। जैसे हमने क्या किया है, WH की फैमिली का वर्ड लगाया सबसे पहले। WH फैमिली का वर्ड जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ऐसे WH की फैमिली का वर्ड हु, होम, विच, वाई ये लगाते हैं। फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, देखें ये वाला हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, यहाँ पे आर लग गया। ठीक है, प्लस आ गया, प्लस हम लगा देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बाकी जो फ़िक्रा होता है वर्ब की जो भी फॉर्म होती है वो लगा के हम ये, अगर तो हो ये इंट्रोगेटिव होगा तो हम ये वाला पार्ट लगा देंगे। तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या, व्हाट आर यू, तुम क्या कर रहे हो। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, अब ये फिर कौन सा फ़िक्रा यूज़ हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फ़िक्रा यूज़ हो गया है। सब्जेक्ट आ गया, इज़ MR, ING वाली फॉर्म आ गई और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा। व्हाट आर यू डूइंग, ये देखिए दोबारा वो हो गया, WH की फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। और ये फ़िक्रा हुआ क्या है, ये हमने हू बहू वही अल्फाज कोट कर दिए। शी आस्क्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन किया उसने, तो जब क्वेश्चन की बात होती है किसी के अल्फाज को कोट करने की तो हम आस्क्ड कहते हैं। अगर कोई वैसे बात होती तो हम उसको पास्ट में हो तो सेड कहते हैं। ही हो गया तो सेज कह देंगे, अगर वो प्रेजेंट में हो गया ही सेज, और उसके अल्फाज को हम उसी तरह से कोट कर देंगे। ठीक है, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। आई रिपीटेड, मैंने दोबारा कहा। आई रिपीटेड, मैंने दोबारा कहा। ED लग गया तो टू एंड फॉर्म, यानी पास की बात होगी। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तो हैव की ING वाली फॉर्म होगी। ठीक है, और एम, इज़ MR के साथ सब्जेक्ट लग जाए तो ये कौन सा हो जाता है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस इस्तेमाल हो रहा है। ये इस पैराग्राफ के अंदर एक जगह क्या हुआ है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट हुआ है और बाकी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ हो रहे हैं। डियर मी, मेरे प्यारे, शी सैड, उसने कहा, शी सैड, उसने कहा,
डू यू ऑलवेज गेट अप सो लेट, क्या तुम हमेशा, इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 1 o'clock, ये तो 1 बजे का टाइम है। तो कभी भी आप 1 o'clock कहना चाह रहे हो, इट इज़ 10 o'clock, 10 बजे का टाइम है, तो आप इट के साथ फिक्रा बनाते हैं। इट इज़ अगर प्रेजेंट होगा तो इज़ लगा देंगे, 1 o'clock, ठीक है। अगर होगा ये 1 बजे का टाइम था, इट वाज 1 o'clock, ठीक है। तो इस फिक्रे से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक तो ये सीखा कि संडे मंडे वगैरह को हम क्या करते हैं, हम पहला वर्ड बड़ा लिखते हैं, ठीक है। अनटिल का इस्तेमाल देखा, जस्ट देन का इस्तेमाल देखा, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस का इस्तेमाल देखा। और हमने ये भी देखा कि हम किस तरह इंट्रोगेटिव फिक्रास बनाते हैं। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो हम अब पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले स्पेसिफिक टाइम जब भी होगा तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं, याद रहे। जैसे स्पेसिफिक टाइम 10 बजे, 10 o'clock, 10 o'clock होगा, ठीक है। तो एट लग जाएगा उसके ऊपर। या डिनर का टाइम है, ठीक है, एट डिनर, ठीक है, एट लंच, ठीक है, एट मॉर्निंग, ठीक है, एट द मोमेंट, मूवमेंट पे, एट द मूवमेंट, ठीक है। एट द मूवमेंट भी होगा तो हम इसका इस्तेमाल एट के साथ करेंगे, यानी वो एक स्पेसिफिक टाइम है। एट सनराइज, एट सनराइज, एट सनसेट, सनसेट का भी आपको पता होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम है। सनराइज का भी पता होता है, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नून, ठीक है। ये सारे जो लफ्ज़ होते हैं इसके साथ हम क्या करते हैं, हम प्राइमरीली एट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम होते हैं। उसके बाद अगर हम इनको देखें तो इनका इस्तेमाल टाइम में हम क्या करते हैं, इन 1990, ठीक है, 1990 में, साल के बाद हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन 1980s, इन द 90s, पूरा डेकेड को बताना हो तो इन दी लगा के हम क्या करते हैं, इन द लगा के, दा साथ ज़रूर लगाते हैं। इन द 1970s भुट्टो इमर्ज, प्राइम मिनिस्टर भुट्टो इमर्ज, यानी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था, जो हमारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो इमर्ज हुए। इन दी नेक्स्ट सेंचुरी होता है, अगली सेंचुरी की बात हो तो इन द नेक्स्ट सेंचुरी होता है, दा लगा के आप नेक्स्ट सेंचुरी लगाते हो। इन दी 1970s, इन दी नेक्स्ट सेंचुरी होता है। अगर आप महीने की बात करते हो तो फिर वो भी इन अप्रैल होता है, लेकिन महीने के साथ दा नहीं लगता, याद रहे, महीने के साथ दा नहीं लगता। इन द आइस एज, इन द मिडिवल एज, इन द पास्ट, ठीक है, इस तरह से लगाते हैं। समर के साथ क्योंकि उसमें गर्मी होती है तो उसके साथ आप दा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इन यूज़ कर सकते हैं। और विंटर के साथ आप क्या करते हो, दा यूज़ करते हो विंटर के साथ। इन द विंटर, इन द समर, इन अप्रैल, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, सेंचुरी के बाद होती है तो फिर भी इन लगता है। इन द पास्ट और इन द फ्यूचर होता है, इन द पास्ट और इन द फ्यूचर होता है। तो लॉन्ग पीरियड, ईयर या मंथ हो तो क्या हो, हम क्या करते हैं, हम इन लगाते हैं। याद रहे कि पास्ट के साथ भी दा लगेगा, नेक्स्ट के साथ भी दा लगेगा, फ्यूचर के साथ भी दा लगेगा इन लगा के, लेकिन समर के साथ इन के बाद दा नहीं लगता। अब हम आगे देखते हैं कि ऑन का इस्तेमाल प्रेपोजिशन में कब होता है। ऑन का इस्तेमाल बेसिकली डेज और डेट्स के साथ होता है। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के दिन। ऑन न्यू ईयर्स ईव, न्यू ईयर्स नए दिन, नए साल के दिन पे, पहले दिन पे। ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस के दिन पे। इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस डे, इसके साथ ऑन लगता है। ऑन 12 अप्रैल, इसके साथ कॉमा लगाते हैं और 2012, ठीक है, ऑन लगाते हैं। फिर आप महीने का नाम लिखते हैं, सॉरी तारीख लिखते हैं, फिर आप अप्रैल लिखते हैं। अगर आप सिर्फ महीना लगा देंगे तो फिर यहाँ पे आपको इन अप्रैल 2020 लगाना है, तो फिर आपको यहाँ पे इन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने कहा महीने के साथ हम इन लगाते हैं। अगर आप उसकी तारीख भी दे देते हैं, जैसे 16 इन, देखिए ऑन 16 अप्रैल, ठीक है, ऑन 16 अप्रैल 2020, तो ऑन लगा दिया क्योंकि डेट आ गई, अप्रैल का पी बड़ा, और आप 220 लिख देते हैं। ऑन ट्यूसडे,
ऑन संडे, ये हमने पीछे पैराग्राफ में भी डिस्कस किया कि जब दिन होते हैं तो वो ऑन होता है। इन अप्रैल, इन द 1960s, इस तरह से ये जो ऑन 9 मई, ऑन 9 मई के दिन के ऊपर, तो दिन एक हफ्ते के दिन जैसे सैटरडे संडे उसके साथ भी ऑन लगता है। अगर एक महीने की डेट्स हों या किसी ख़ास दिन का नाम हो तो उसके साथ ऑन लगता है। तो हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने कहा कि स्पेसिफिक टाइम के साथ ऐड लगता है जब कोई तारीख आ जाती है या एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ होता है, या फिर सुबह का टाइम, शाम का टाइम, दोपहर का टाइम, बेड टाइम, नॉन टाइम, डिनर टाइम, तो हम ऐड लगाते हैं। इन हम लगाते हैं महीनों के साथ, मंथ के साथ हम इन लगाते हैं, ईयर्स के साथ भी लगाते हैं कि फ़लाने ईयर के अंदर, फ़लाने महीने के अंदर, या लॉन्ग पीरियड हो, विंटर के अंदर, समर के अंदर, ठीक है, अगली सेंचुरी के अंदर, पिछली कोई सेंचुरी है, पिछला कोई एज होगा, लंबा अरसा होगा, तो उसके साथ इन लगाते हैं। ऑन हम लगाते हैं जब डेट दी हो किसी महीने की, तो ऑन लगा के हम लगाते हैं। या फिर एक महीने के जो दिन होते हैं या फिर एग्जैक्ट जो दिन होते हैं, ऑन न्यू ईयर्स ईव, ठीक है, तो इसके साथ हम ये सारी चीज़ें लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा लेसन, और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें, वो भी इंग्लिश को इन ऑनलाइन लेक्चर्स से सीख सकें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।